सो गाइज आज हम नकारात्मक और सकारात्मक शांति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। बेसिकली हम लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हैं ये, और हम लोगों को हिंदी मीडियम वाले खास करके लोगों को नोट्स नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते हैं। कभी हम लोगों को गूगल पर देखना पड़ता है, कभी हम वीडियोज देखते हैं, तो अभी हमें वो मटेरियल नहीं मिल पाता है जो हम लोगों को मिलना चाहिए एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को इंटरनल्स भी हैं, आपके एक्सटर्नल्स भी हैं। उस चीज में एक कॉन्फ्लिक्ट नाम का पेपर होता है, उसमें भी एक नकारात्मक और सकारात्मक शांति है, या पॉलिटिकल साइंस के और भी पेपर्स में इसके बारे में बात की जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, नकारात्मक और सकारात्मक शांति। तो इसमें बात करी गई है कि नकारात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव पीस क्या होती है। आप लोग जानते हैं कि शांति क्या होती है, शांति स्थापित कैसे होती है। तो बात करते हैं। नकारात्मक शांति स्पष्ट हिंसा जैसे युद्ध की अनुपस्थिति पर बल देती है। ठीक है, जो भौतिक बल से तोड़ मरोड़ करने की अपेक्षा संधि वार्ता या मध्यस्थता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यह अहिंसक उपयोग, पूर्ण निरस्त्रीकरण और सामाजिक आर्थिक अन्योन्याश्रित प्रयोग की संस्तुति करता है तथा भौतिक हिंसा की परिहार और संघर्ष की स्थिति में बल का प्रयोग हतोत्साहित किया जा सके। ठीक है, नकारात्मक शांति उपागम में युद्ध को रोकने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं की विशाल सारणी की भी आवश्यकता होती है जो राष्ट्रों के बीच स्थायी संबंधों की सहायता कर सके। शांति सुधारने का विचार बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में और राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित की गई सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित हुआ है। नकारात्मक शांति नीतियां वर्तमान, अल्पकालिक या निकट भविष्य पर बल दे सकती हैं। ठीक है, इस तथ्य के कारण कि स्थिरता और व्यवस्था दमनकारी प्रणाली से बनाई रखी जा सकती है, नकारात्मक शांति संरचनात्मक हिंसा के अनुरूप है। भौतिक हिंसा की अनुपस्थिति शत्रु को दंड का भय दिखाकर निवारण की रणनीति से प्राप्त की जा सकती है। शांति की स्थायी स्थितियां युद्ध आरंभ होने के बीच अंतराल बनाए रखने का समानार्थी नहीं है। जब तक सैन्यवाद का वर्तमान महत्व बना रहता है, जब तक युद्ध का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। तो गाइस बेसिकली मैंने ये नोट्स उन लोगों के लिए और स्पेशली बनाए थे क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा मसले होते थे कि उन लोगों को प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते थे। जैसे हम लोग हैं वो तो नॉर्मली क्या होता है कि देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, बट उन लोगों के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते ही मैंने इन नोट्स को पूरा प्रॉपर बनाया। प्लस मैंने इनको सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में अपने प्रॉपर बने हुए नोट्स को शेयर करूँ। और हालांकि ये नोट्स मैंने कुछ गूगल से, कुछ अपने वर्ड्स में पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को आपकी टच में या आपकी क्लास में, आपकी बैच में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो ब्लाइंड हो या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो उसको, तो आप उसके साथ प्लीज इसको शेयर करिएगा क्योंकि इससे उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद होगी। तो गाइस बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि शांति क्या होती है, पीस कब होता है। पीस देखिए बहुत सारी चीजें में होता है कि जब युद्ध होता है तब उसको स्थापित करने के लिए हमें शांति की एक तरीके से एक मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो यूएन में हो या फिर आपका कोई भी G77 हो या आपकी अलग एशियन यूरोप EU हो, लाइक यूरोपियन यूनियन हो। तो अलग अलग जो मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि शांति की अवधारणा होती है। शांति के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए आपकी बात की जाती है कि शांति कैसे स्थापित की जा सकती है और युद्ध कैसे रोका जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जैसे कि आप लोगों को पता है कि शीत युद्ध लाइक 1945 टू 1991 के टाइम में कोल्ड वॉर चला था, शीत युद्ध चला था। तो उसके टाइम के बाद में हम लोग ना शांति को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो इधर ही हम लोगों को ना पॉजिटिव और नेगेटिव पीस के बारे में बात कर रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक शांति के बारे में। तो चलिए, सामाजिक शांति की अवधारणा पर आधारित सकारात्मक शांति की अवधारणा का अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति ही नहीं अपितु संरचनात्मक हिंसा हटाना भी है। ये जोहान गिल तुंग ये एक राजनीतिक शास्त्री थे। तो इनका अनुसार क्या है कि उन्होंने बोला है कि असमानतावादी सामाजिक संरचनाओं के उन्मूलन से संबद्ध उपयुक्त और समान दशाओं के विकास के बिना सकारात्मक शांति नहीं हो सकेगी। ठीक है,
समानता शांति की महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसका अभाव सभी प्रकार के तनावों को स्थायी बनाता है। सभी समूहों के लोगों को समाज के आर्थिक लाभों की तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लाभों की भी पहुंच सुलभ होनी चाहिए। लोगों के पिछड़े वर्गों के लिए समानता का अभिप्राय संस्थागत, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी भेदभाव से संबंधित बाधाओं को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली के अनुसार दमन और गरीबी का उन्मूलन शांति के आवश्यक तत्व है। समान अवसरों से लोग अपनी प्रतिभा और दक्षता का विकास कर सकते हैं ताकि वे विकास के विभिन्न पहलुओं में भाग ले सके। नकारात्मक शांति के विचारक यह तर्क देते हैं कि मानव स्वभाव और विश्व की शांति संरचना पर विचार करते समय यह अवास्तविक है और इसलिए सामाजिक न्याय से शांति की तुलना करना निरर्थक है। यदि हिंसा के लक्षणों के नियंत्रण पर संकीर्ण दृष्टि से विचार किया जाता है तो रहन सहन का स्तर सुधारने के व्यापक आधार युक्त संघर्ष की अपेक्षा इसका अधिक सुनिश्चित प्रभाव होता है। शीत युद्ध के दौरान केनेथ बोल्डिंग जैसे शांति अनुसंधानकर्ता ने यह चिंता व्यक्त की थी कि शांति की व्यापक धारणा निरस्त्रीकरण की समस्याओं से ध्यान हटा सकती है और विश्व विकास के महान अस्पष्ट अध्ययन की ओर ले जा सकती है। सकारात्मक शांति परंपरा के विद्वानों में सबसे अधिक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान जोहान गोल्डस्टिन दावा करते हैं कि युद्ध से बचने और उसे सीमित करने के खास मामलों या खास शस्त्र प्रणालियों में कटौती के रूप में ऐसे संकीर्ण मुद्दों की अपेक्षा हिंसात्मक संघर्ष की संरचनात्मक जड़ों का अध्ययन अधिक गंभीरता से किया जाना आवश्यक है। शांति प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों की जानकारी, हिंसा के संस्थानिक रूप पर विजय पाने की रणनीतियां स्पष्ट की जानी चाहिए। सकारात्मक शांति का अध्ययन उन दशाओं की पहचान करना है जो मनुष्य को उत्तरजीविका के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। इनमें पर्यावरण संबंधी मुद्दे और गरीब और आर्थिक असमानता भी शामिल है। यह स्वीकार किया जाता है कि वे समस्याएं विश्व की वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संरचना में हल नहीं की जा सकती हैं। इसलिए वर्तमान प्रणाली की कमियों का विश्लेषण उस नीति और संस्थागत परिवर्तनों की ओर ले जाता है। अहिंसा के क्षेत्रों में कुछ लोग दमक की संरचनात्मक दशाओं में हुए परिवर्तनों पर अधिक ध्यान दिए बिना शत्रुओं के विरुद्ध शस्त्रहीन संघर्ष में अंतर्निहित संभार तंत्र और युद्ध नीतिक मुद्दों से मुख्य रूप से चिंतित हैं। जेन शार्प जैसे शांति के विचारक केवल अहिंसक कार्रवाई को निश्चित राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा गैर घातक उपायों से विजयी प्राप्त करने तथा गैर घातक उपायों से विजयी होने के लिए प्रभावी रणनीतिक साधन के रूप में देखते हैं। अन्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की उत्पत्ति या अस्तित्व रोकने के समक्ष सिद्धांत के रूप में अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसक सामाजिक संरचना समतावादी सामाजिक संबंधों को स्थापित कर प्राप्त हो सकती हैं। यद्यपि शीत युद्ध के दौरान युद्ध विरोधी आंदोलनों का ध्यान परमाणु युद्ध के भयंकर परंपराओं में कार्यरत बहुत से शांति समूहों ने शांतिवादी समुदायों के इस आदर्श का समाधान किया कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था है। यदि शांति का अध्ययन नीति परिवर्तन क्रिया के लिए तैयार किया गया है, इसलिए सकारात्मक शांति निर्माण नकारात्मक शांति प्रयोग का संपूरक होना चाहिए। शारीरिक बल का प्रयोग रोकना कुछ सामाजिक संरचनात्मक दशाओं के अधीन अधिक सफल रहा है। यदि समाज में न्याय है तो हिंसा के प्रयोग की कार्रवाई कोई आवश्यक नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों को भी पता है कि जब शीत युद्ध का टाइम चला था तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, अलग अलग गुट चले थे, जैसे कि एक साइड में आपका यूएसए था और एक साइड में आपका यूएसएसआर था, मतलब जिसको अब सोवियत संघ बोलते हैं, और अब वो रशिया का पार्ट हो गया 1991 के बाद में। तो अभी हम शीत युद्ध के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। और तो उसके पहले आप लोग जानते हैं कि इसमें शीत युद्ध के दौरान में क्या हुआ था कि बहुत सारे परमाणु युद्ध होने की आशंकाएं थी, बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाए जा रहे थे। इधर से यूएसए और यूएसएसआर अपने युद्ध की नीतियों के लिए अलग तरीके से अपनी नीतियां अपना रहा था। तो बहुत सारी पार्टीज हुई थी, अलग अलग से बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। उसमें बोला गया, उसमें एक हस्ताक्षर किए जाते थे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, उसमें हस्ताक्षर होते थे कि नहीं, हम लोग परमाणु
संयंत्रों का उपयोग सिर्फ एक अपने देश को सिर्फ शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहे हैं, हम इनका उपयोग नहीं करेंगे। और बहुत सारे देश थे इसमें शामिल जिन्होंने ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स पर हस्ताक्षर किए, बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए कि हम नहीं, पहले से हम परमाणु संयंत्रों का या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स का उपयोग नहीं करेंगे। तो वही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। नकारात्मक और सकारात्मक शांति में भेद करने वाला एक अन्य तरीका भी है जो बोल्डिंग के विश्लेषण के थोड़ा सा विपरीत है। उनके अनुसार नकारात्मक अवधारणा का अर्थ सभी स्तरों पर संघर्ष को कम से कम करने से है, यदि इसका पूरी तरह से विलोपन नहीं होता है। दूसरी ओर सकारात्मक शांति का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें संघर्ष की दशाओं की स्पष्ट और अस्पष्ट प्रभावों से बचने के मिले जुले प्रयास किए जाते हैं। यह महसूस किया जाना चाहिए कि जहां तक कि नकारात्मक और सकारात्मक शांति के बीच यह अंतर संतुलित स्थिति में मेल नहीं खाता, क्योंकि सकारात्मक श्रेणी के अंतर्गत भी संघर्ष की पूर्ण अनुपस्थिति विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है। पहली श्रेणी शांति की नकारात्मक अवधारणा को दर्शाती है, जबकि दूसरी श्रेणी सकारात्मक अवधारणा को व्यक्त करती है। तो गाइस, हमने पूरी तरीके से बात कर ली है आपकी नकारात्मक सकारात्मक शांति के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, आपको मेरे नोट्स बहुत अच्छे लगे हों, या फिर आपको लग रहा हो कि ये बहुत यूजफुल है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।